हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बीपीएससी का एग्ज़ाम हुआ और कैंसिल हुआ, जो कि बहुत दुखद था। लेकिन इसी बीच बहुत सारे अपडेट्स आ रहे हैं और बीपीएससी भी हर चीज़ अपना क्लियर कर रहा है कि एग्ज़ाम टाइम पे ले लेंगे। तो इसलिए चिंता नहीं करना, जो चीज़ें छूट गई है उसको कवर करते चलते हैं। मैं कुछ दिनों का ब्रेक मुझे लेना पड़ा एक्चुअली, क्योंकि हम लोग शिफ्ट कर रहे थे। एक्चुअली हम लोग पहले जहाँ पे थे उससे दूसरे जॉब में हम शिफ्ट कर रहे थे। मेरा जॉब चेंज हुआ, तो ये सारी कहानी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। मैंने जॉब कैसे स्विच ओवर किया, किस तरह का जॉब अभी मैं कर रहा हूँ, पहले क्या कर रहा था, वो सब चीज़ें हैं। बाद में कभी मैं फुर्सत में बताऊँगा। अभी तो एग्ज़ाम का प्रेशर भी है कि कब एग्ज़ाम हो जाएगा, कोई ठीक नहीं। विद इन ए मंथ और टू मंथ नहीं जाएगा, 1 से 1.5 महीने के अंदर जून तक तो हो जाना ही है। तो जो चीज़ें छूट गई थी, जो हम लोग उस समय कवर नहीं कर पा रहे थे, फॉर्चुनेटली ये मौका है। लेकिन थोड़ा सा तकलीफ भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस थी, बहुत सारे तरह के लोगों ने वीडियो दिया। लेकिन अच्छी बात इसमें ये है कि बीपीएससी बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसीजन लेते हुए उसने एग्ज़ाम कैंसिल किया बीपीएससी ने, और इंक्वायरी सेटअप है और लगातार अपडेट्स मिल रहे होंगे, आप लोग को भी पता चल रहा होगा। वो हमारा अभी पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हम लोग एग्ज़ाम के लिए जो चीज़ें हैं उसको फिर से रिवाइज करते रहें, कंटिन्यूटी मेंटेन रखें, ताकि हमारा कहीं पे कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो। तो आज हम लोग इकोनॉमी पढ़ेंगे। इकोनॉमी एक मेजर पार्ट हो जाता है बीपीएससी के प्रिपरेशन में। इनफैक्ट किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन में आज के डेट में इकोनॉमी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इकोनॉमी का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वैसा क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन रहता है। जो करंट से रहता है, मोटा मोटी करंट पढ़ लेने पे तो हो जाता है, लेकिन कॉन्सेप्ट वाला में थोड़ा दिक्कत होता है। तो हम लोग का टारगेट था कि इकोनॉमी हम लोग कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम लोग उस समय कर नहीं पाए थे। तो इकोनॉमी का लूसेंट से हम लोग डिस्कस करेंगे। हालांकि बहुत डिटेल नहीं जाएंगे, जो लूसेंट में कहा है उसमें थोड़ा सा समझाते हुए निकलेंगे, लेकिन ये बहुत फ़ायदा करने वाला है। क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो जाएगा तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो बिहार एसएससी का दे रहे हैं, बीपीएससी का दे रहे हैं, बिहार का कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनफैक्ट किसी भी किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठ रहे हैं, तो उसमें इकोनॉमी का क्वेश्चन कुछ ना कुछ रहता है, तो हेल्पफुल होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे इकोनॉमी में, हिंदी मीडियम में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग हिंदी में डिस्कस करते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी मीडियम वाले लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इसमें हम लोग शुरू करते हैं इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स से। तो इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं, फिजिकल सिचुएशंस है, एग्रीकल्चर है, ये बहुत कुछ चीज़ें हैं। इसमें टाइप ऑफ इकोनॉमी पढ़ना है, उसके बाद आपको इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ना है, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स और भी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे हम लोग। तो अभी हम लोग इसमें शुरू करेंगे। इकोनॉमी क्या है? द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड द सप्लाई ऑफ मनी। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड सप्लाई ऑफ मनी, इकोनॉमी पूरा एज ए होल को हम लोग इकोनॉमी बोलते हैं। इकोनॉमिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड ट्रांसफर ऑफ वेल्थ। तो इकोनॉमिक्स में जनरली ये पढ़ा जाता है कि जो रिसोर्सेज, अवेलेबल रिसोर्सेज है, उस अवेलेबल रिसोर्सेज को बेहतरीन तरीके से रैशनल यूटिलाइजेशन करके मैक्सिमम आउटपुट लिया जा सके, और अगर इकोनॉमिक के भाषा में बोलें कि सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम लिया जा सके विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। तो उसका सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन क्या होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज का यूज करने का, वही इकोनॉमी में पढ़ना है कि हमारे पास जो भी रिसोर्सेज है उसका सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे इफेक्टिव और सबसे ज़्यादा आउटपुट देने वाला, ज़्यादा मतलब रैशनल ज़्यादा आउटपुट देने वाला कौन सा तरीका है, तो ये इसमें पढ़ना है। अब आते हैं इसमें टाइप्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है। Depending upon the dominant view of the time, a particular country, different form of production pattern involved in different economic system finally came up, providing alternative way of organizing the economy। अलग अलग रीजन में अलग अलग तरह का तरीका होता है इकोनॉमिक को डिसाइड करने का। वो टाइम पे या फिर पार्टिकुलर जगह पे डिपेंड करता है, इस तरह का बात है। द 3 मॉडल्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम विच वी सी coming up are basically the different stages in the evolutionary process of our experiment with a define a better way of organizing our economy। तो 3 मॉडल मोटा मोटी दिया गया है। ये 3 मॉडल ऐसा है जो एक लार्जर व्यू पॉइंट प्रस्तुत करता है। लार्जर व्यू पॉइंट मतलब कि एक ऑब्जर्वेशन है, और ऑब्जर्वेशन के आधार पर ऐसा माना गया कि इस तरह का इकोनॉमी हो सकता है। तो पहला इकोनॉमी है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मोटा मोटी आप लोग जानते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, क्या थोड़ा सा डिटेल है, वो हम लोग देख लेंगे, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ये वीडियो
कंटिन्यू चलते रहेगा पीटी तक, और पीटी के बाद मेंस का जब शुरुआत होगा, जैसे ही चूंकि कैंसिल हो गया इसलिए हम लोग मेंस का कुछ कर नहीं रहे हैं। कैंसिल नहीं हुआ होता तो अभी तक मेंस का हम लोग शुरू कर चुके होते। मैं तो नहीं, लेकिन मैडम शुरू कर चुकी होती, चूंकि मैं थोड़ा डिस्टर्ब था। मेरा जो डिस्टर्ब वाला पार्ट है वो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। थोड़ा सा है डिसस्टेबिलिटी, लेकिन धीरे धीरे सेट हो जाएंगे 2-4-5 दिनों में, तो सब कुछ स्ट्रीमलाइंड हो जाएगा। तो इसमें क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में form of economy has its origin in the फेमस वर्क ऑफ एडम स्मिथ, वेल्थ ऑफ नेशन। ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है ना, इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो बेस है, इसका जो लॉजिक लिया गया है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, वो आदम स्मिथ का एक बुक है जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। 1776 में उन्होंने इसको लिखा था, और आदम स्मिथ का जो लाइफ स्पेन है 1723 से 1719 तक का है। स्कॉटिश फिलोसफर थे। तो पूछता है स्कॉटिश फिलोसफर ये थे कि फिनलैंड के थे या कहाँ के थे, ये भी पूछता है। और वेल्थ ऑफ नेशन किसके द्वारा लिखा गया है, चाहे आदम स्मिथ के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, तो ये भी सवाल बनता है ऑब्जेक्टिव में, ध्यान रखेंगे। इकोनॉमिक्स प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ग्लासगो, स्कॉटलैंड में पढ़ता है ग्लासगो, हुज राइटिंग फॉर्म द बेसिस ऑफ क्लासिकल इकोनॉमिक्स हैड स्टेस्ट सर्टेन फाइन आइडियाज विच वेयर टू टेक fancy among some of the western countries and finally capitalism took birth। तो ये जो बुक वहाँ पे पढ़ा गया, वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ इस बुक से, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को इस चीज़ को फॉलो करने के लिए मोटिवेट किया, और मोटिवेट हुए लोग, इंस्पायर हुए और उसको फॉलो करने लगे, और कैपिटलिस्ट सिस्टम की, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो है उसका शुरुआत होता है। तो कैपिटलिस्ट मिथ में क्या है, स्मिथ रेज्ड हिज वॉइस अगेंस्ट द हैवी हैंडेड गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ द टाइम व्हिच डिड नॉट अलाउ द इकोनॉमी टू टैप इट फुल इकोनॉमिक वर्थ एंड रीच द लेवल ऑफ बीइंग। तो हुआ क्या था उस टाइम में, क्या करता था कि स्टेट जो होता था, अब स्टेट की बात हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर स्टेट जैसे बिहार स्टेट है, स्टेट का मतलब यहाँ पे है कंट्री। तो पहले क्या था कि स्टेट यानी कि कंट्री जो है, जो वहाँ पे राजघराना होता था, जहाँ पे लोकतंत्र या राजतंत्र जो भी था, तो वहाँ पे गवर्नमेंट जो थी वहाँ की, उस देश की गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट हैंडल करती थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्री का। मेजोरिटी ऑफ द कंट्री में ये हो रहा था। उस समय यूरोपियन कंट्रीज में भी ऐसा हो रहा था कि वो जो हैंडल किया जा रहा था इकोनॉमिक क्या बोलते हैं एक्टिविटीज़, वो गवर्नमेंट के द्वारा। तो उसमें प्रॉब्लम क्या था कि गवर्नमेंट का जो प्रोसीजर होता है थोड़ा सा माना जाता है कि स्लो प्रोसीजर होता है, और धीरे धीरे चीज़ आगे बढ़ती है। गवर्नमेंट का फोकस प्रॉफिट ओरिएंटेशन पे नहीं होता है, गवर्नमेंट का फोकस सोशल सपोर्ट के लिए होता है ज़्यादा। तो उससे क्या होता है कि जो इकोनॉमी अपना फुलेस्ट ग्रोथ कर सकता था, जितना आउटपुट दे सकता था, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज से सबसे ज़्यादा बेनिफिट या मैक्सिमम बेनिफिट लिया जा सकता था, चूंकि वो गवर्नमेंट से रेगुलेट हो रहा था, लाइसेंस सिस्टम था, तो लाइसेंस राज में वो अपने फुल इफिशियंसी पे काम नहीं कर सकता था। तो आदम स्मिथ का कहना है कि गवर्नमेंट उसको इन्वॉल्व नहीं हो, गवर्नमेंट उसको फ्री कर दे, मार्केट पे छोड़ दे कि अगर सामान का दाम बढ़ेगा तो क्यों बढ़ेगा, क्योंकि सामान का डिमांड बढ़ेगा, और दाम घटेगा तो डिमांड घटेगा। तो इस तरह से मतलब उनका ये सपोर्ट था कि गवर्नमेंट उसको रेगुलेट नहीं करे, हैवी हैंडल रेगुलेट, मतलब कि ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो। उस समय ज़्यादा गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही थी, तो इसलिए इन सब चीज़ों को लोगों को अट्रैक्शन मिला। चूँकि जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट थोड़ा कम होता है, जाहिर सी बात है कि उसमें ज़्यादा ग्रोथ होता है। उसके बाद इसमें आ जाता है स्ट्रेसिंग डिवीजन ऑफ लेबर, इन्वायरमेंट ऑफ लीजर फेयरी, नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट। लीजर फेयरी टर्म भी यूज पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है बीपीएससी में, इनफैक्ट शायद यूपीएससी में भी मैंने क्वेश्चन देखा है लीजर फेयरी। तो इसका मतलब होता है नॉन इंटरफेरेंस बाय द गवर्नमेंट का उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो। ही proposed that the invisible hand of market forces, price mechanism, will bring the state of equilibrium in the economy and the general well-being to the countrymen. For such economy to function for public well-being, he has acknowledged the need of competition in the market. तो अब आप कहिएगा कि मार्केट में कंपटीशन जो आया, जो कंपटीशन हम लोग मोनोपोली बोलते हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन बोलते हैं, डिओपोली बोलते हैं, ओलिगोपोली, जो भी कंपटीशन, परफेक्ट कंपटीशन, इनपरफेक्ट कंपटीशन, जो हम लोग इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे, तो वो सब चीज़ें कहाँ से आई, कॉन्सेप्ट कंपटीशन का
कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, प्राइस मैकेनिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो ये आदम स्मिथ की जो बुक है वेल्थ ऑफ नेशन, कनेक्शन आपको ऐसे करके पढ़ना पड़ेगा। देखिए इकोनॉमिक्स एक सेकंड साइंस की तरह माना जाता है, तो इसको आप लॉजिक की कसौटी पे जितना कर सकते हैं तभी आप उसको उतना ज़्यादा समझ पाएंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो को मिस नहीं करना है। थोड़ा मेरा वीडियो स्लो चलेगा क्योंकि मैं थोड़ा डिटेल पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो शॉर्टकट में मैं विश्वास नहीं रखता, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन एक बात जान लीजिए कि कॉन्सेप्ट आपका बहुत बेहतरीन क्लियर होने वाला है, तो इसलिए स्किप नहीं करना और सब्सक्राइब तो पक्का कर लीजिएगा। तो ये कंपटीशन वाला जो टर्म है, मार्केट कंपटीशन जो होता है, वो टर्म जो है आदम स्मिथ के बुक से ही आया था। तो इसमें क्या था कि जो प्राइस जो है, प्राइस मैकेनिज्म जो है वो कहाँ से होगा, जैसे कोई प्राइस चीज़ें फिक्स हो रही हैं तो कैसे हो रही हैं, तो मार्केट को ही फिक्स करने दिया जाए। इनका मतलब ये एडवोकेट कर रहे थे कि मार्केट ही फिक्स करे प्राइस को किसी भी गुड्स या सर्विसेज का। और मार्केट कैसे फिक्स करेगा, तो वो मार्केट में जो डिमांड होगा और जो सप्लाई होगा उसके बेसिस पे, उसी को इनविजिबल हैंड बोलते हैं मार्केट फोर्सेस का। मार्केट फोर्स जो है उसका इनविजिबल हैंड क्या है, प्राइस मैकेनिज्म, ठीक है। उसके आगे बढ़ते हैं। वंस द यूएसए अटेंड इंडिपेंडेंस द आइडिया ऑफ आदम स्मिथ वेर मेड अ पार्ट ऑफ इट्स पब्लिक पॉलिसी। जस्ट 1 year आफ्टर वेल्थ ऑफ नेशन वॉज पब्लिश्ड। जैसे ही यूएसए में, देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यूएसए ने जैसे ही इंडिपेंडेंस हासिल किया, तो यूएसए का मतलब स्वतंत्र होने के तुरंत बाद आदम स्मिथ की जो ये बुक थी, या ऐसे बोलिए कि आदम स्मिथ का जो आइडिया था उसको पब्लिक पॉलिसी में डाल दिया गया। कब डाल दिया गया, इस बुक के पब्लिश होने के विदिन अ ईयर। तो जाहिर सी बात है कि इंडिपेंडेंस के साथ ही अमेरिका में कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम लागू हो चुका था। फ्रॉम हेयर द आइडिया स्प्रेड टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप अमेरिका बाई 1800। द इकोनॉमिक सिस्टम कॉल्ड कैपिटलिज्म वेर एस्टेब्लिश्ड, which was later known by different name, प्राइवेट इंटरप्राइज सिस्टम, फ्री इंटरप्राइज सिस्टम और मार्केट इकोनॉमी। इसको अलग अलग तरह से नाम दे सकते हैं। प्राइवेट लोग उसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने लगे ज़्यादा ज़्यादा, उसको जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बोलते हैं, इंटरप्राइज सिस्टम बोलते हैं। फ्री इंटरप्राइज सिस्टम मतलब जिसमें गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं हो उसको फ्री इंटरप्राइज सिस्टम बोलते हैं। मार्केट इकोनॉमी जो मार्केट से रेगुलेट होता है जो इकोनॉमी, उसको मार्केट इकोनॉमी बोलते हैं। तो ये चीज़ें आने लगी थी कब, 1800 तक। और इंडिपेंडेंस के साथ अमेरिका ने आदम स्मिथ के बुक का जो आइडिया था वो कौन सा था बुक, तो वेल्थ ऑफ नेशन, उसके कॉन्सेप्ट को इसने अपने पब्लिक पॉलिसी में डाल दिया। तो ये भी एक सवाल है कि इकोनॉमी सिस्टम में अमेरिका के जो कैपिटलिज्म आया वो कैपिटलिज्म कहाँ से आया, तो अमेरिका में भी यहीं से आया, यूरोप में भी यहीं से आया। कहाँ से, तो वो आया आपको आदम स्मिथ की बुक से। उसके बाद देखिए, the decision of what to produce, how much to produce, and at what price to sell are taken by market by the private enterprises in this system, with the state having no economic role. पर्पस ये था कि क्या प्रोडक्शन करना है, क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, किसको बेचना है, कैसे बेचना है, किस प्राइस पे बेचना है, सारा का सारा छोड़ दिया गया कि मार्केट डिसाइड करेगा। तो मार्केट सप्लाई और डिमांड के कॉन्सेप्ट पे डिसाइड करता है। उसके बाद एक पॉइंट दिया हुआ है, एज कीन्स हैज सजेस्टेड दैट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी शुड मूव फ्यू स्टेप्स टुवर्ड सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्रोफेसर लैंज वाज सजेस्टिंग जस्ट द सेम इन द केस ऑफ स्टेट इकोनॉमी। तो कीन्स ने क्या कहा था, जेम कीन्स एक साइंटिस्ट थे जो ग्रेट डिप्रेशन जब आया था अमेरिका में, हम लोग आगे देखेंगे, आएगा मेरे ख्याल से ग्रेट डिप्रेशन का चर्चा, तो उन्होंने कुछ सजेशन दिया था कि कैसे इकोनॉमी काम करे। तो इन्होंने ये सजेशन दिया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी 100% कैपिटलिस्ट नहीं हो, वो थोड़ा सा सोशलिस्ट हो, थोड़ा सा सोशलिस्ट यानी कि गवर्नमेंट का थोड़ा सा कंट्रोल हो। जैसे ही कुछ प्रॉब्लम आती है, चाहे जैसे ही कुछ चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, तो गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो उसमें, गवर्नमेंट रेगुलेट करे, मतलब थोड़ा सा रेगुलेशन होना चाहिए, ऐसा उनका सजेशन था। अब आ जाइए यहाँ पे, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया, उसके बाद मार्केट स्टेट इकोनॉमी। ये तो स्टेट इकोनॉमी क्या है, रूटेड इन द आइडिया ऑफ आइडियोलॉजिकल चेंजेस प्रोपोज्ड बाय जर्मन फिलोसोफर कार्ल मार्क्स। देखिए आदम स्मिथ की बुक से जो 1776 में आई थी वेल्थ ऑफ नेशन, उससे आया था आइडिया किसका, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का। और स्टेट इकोनॉमी का जो आइडिया आया था कार्ल मार्क्स उन्होंने दिया था, जर्मन फिलोसोफर थे कार्ल मार्क्स, और इन्होंने आइडिया दिया था। द मोर स्पेसिफिकली दिस काइंड ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम फर्स्ट केम ऑफ इन द ऑस्टवाइल यूएसएसआर, जो
सोवियत संघ जिसको सोवियत संघ जिसको बोलते, सोवियत यूनियन बोलते हैं जिसको, ठीक है, जो टूट गया, डिसइंटीग्रेट कर गया आफ्टर द बोल्शेविक रिवॉल्यूशन 1917 में हुआ था, एंड गॉट इट्स आइडिया शेप इन द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1949। तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है? ये चाइना का मतलब कंट्री को बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। तो ये यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया, रशिया में आया और जर्मनी से ये ओरिजिनेट हुआ था, यूएसएसआर में ये कॉन्सेप्ट आया बोल्शेविक रिवॉल्यूशन के समय, और आइडिया ये आया चाइना, यानी चाइना, रशिया, ये जो कंट्री है ये स्टेट इकोनॉमी को सपोर्ट करती थी तब भी और आज भी करती हैं, थोड़ा सा फॉर्म अलग है। This form of economic system also spread to other countries in Eastern Europe. Here we see two versions of the state economy in erstwhile USSR known as socialist economy and the pre-1985 China as the communist economy. तो जो रसिया में फॉलो किया गया स्टेट इकोनॉमी दो तरह से फॉलो किया, एक सोशलिस्ट और एक कम्युनिस्ट के नाम पे। तो जो रशिया में फॉलो किया गया वो सोशलिस्ट कहा गया और जो चाइना में फॉलो किया गया वो कम्युनिस्ट इकोनॉमी बोला गया, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का है राज। तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी वहाँ पे जो पॉलिसी बनाएगा उसको भी कम्युनिस्ट नाम दे दिया गया। एक तरह से ये एडवर्टाइजमेंट है। कोई भी पार्टी या तंत्र आता है तो अपने अपने सिस्टम को या अपने आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए वो क्या करता है कि कुछ ना कुछ नया करता है। हमारे यहाँ प्लानिंग कमीशन को हटा के नीति आयोग लाया गया, नया किया गया। चाइना में कम्युनिस्ट इकोनॉमी, कम्युनिस्ट पार्टी की राज थी, कम्युनिस्ट सोच था, तो कम्युनिस्ट इकोनॉमी ही बोल दिया गया। तो ये तरीका है। तो सोशलिस्ट इकोनॉमी कहाँ पे कहा गया? रशिया में, और कम्युनिस्ट इकोनॉमी कहा गया इसी बात को, स्टेट इकोनॉमी को कहाँ पे? तो ये कहा गया आपको चाइना में। While socialist economy emphasized the collective ownership of means of production, property and assets, and it also ascribed a large role to state in running the economy. देखिए सोशलिस्ट में क्या है? पहला बात है कि इसमें कलेक्टिव ओनरशिप होगा, पूरे संपत्ति का एक साथ ओनरशिप होगा, प्रॉपर्टी और जो भी एसेट्स होगा वो किसके पास होगा? स्टेट के पास। स्टेट यानी मैं फिर से दोहरा दूं कि वो कंट्री को बोलते हैं, और मैं फिर से दोहरा दूं, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो कंट्री को बोलते हैं, ठीक है। एंड ऑल्सो एस्क्राइब्ड मतलब कि दिया गया, अस्क्राइब करना मतलब एक तरह से क्या बोले, सोशियोलॉजिकल टर्म है। तो अस्क्राइब का मतलब होता है कि दे देना, मतलब कोई गुड्स नहीं देना, मतलब एक क्या बोलता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का दे देना होता है। अ लार्ज रोल टू द स्टेट इन रनिंग द इकोनॉमी, यानी कि इकोनॉमी को रन करने के लिए लार्ज रोल जो है स्टेट का होगा, बड़ा रोल जो होगा देश का होगा, गवर्नमेंट का होगा। कम्युनिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा? एडवोकेटेड स्टेट ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग लेबर एंड एब्सोल्यूट पावर टू स्टेट इन रनिंग द। देखिए यहाँ पे क्या है, लार्जर रोल दिया है। सोशलिस्ट में लार्जर रोल दिया है, मतलब मेजोरिटी ऑफ द जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा, जो इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी काम होगा, वो सारा का सारा काम स्टेट करेगा, लार्जर काम। और उसी बात को कम्युनिस्ट इकोनॉमी में कहा गया कि 100 एब्सोल्यूट, यानी कि 100% इकोनॉमिक एक्टिविटीज यही करेगा, और ओनरशिप जो होगा वो ओनरशिप सारा प्रॉपर्टी का इंक्लूडिंग लेबर, लेबर का नहीं है सोशलिस्ट में, लेकिन यहाँ पे लेबर पे भी कमांड इसी का होगा। एक तरह से आप ऐसा कर सकते हैं कि लेबर को भी वो गुलामी वाली बात हो जाएगी, एक तरह से ऐसा आप समझ लीजिए। तो ये इसमें दिया गया। देखिए इंक्लूडिंग लेबर ये कह रहा है ना, तो ये ऑल ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टी, एडवोकेटेड स्टेट एडवोकेटेड ओनरशिप ऑफ ऑल प्रॉपर्टी इंक्लूडिंग लेबर एंड एब्सोल्यूट पावर टू रन द, यानी कि सिर्फ और सिर्फ स्टेट को पावर है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को रन करेगा, इकोनॉमी को रन करेगा। तो ये बेसिक डिफरेंस है ये दोनों में, स्टेट इकोनॉमिक्स में, सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स और कम्युनिस्ट इकोनॉमी में डिफरेंस जो है वो यहाँ पे आपको हो सकता है 3 लाइनर क्वेश्चन बीपीएससी में नहीं पूछता है जनरली, लेकिन जो 5वां ऑप्शन है आपका 3 लाइनर से कम नहीं है, ठीक है। तो इसमें से 2 पॉइंट डाल देगा और इसमें से 1 पॉइंट डाल देगा, आपका 5वां ऑप्शन पक्का हो जाएगा। इसलिए इन बिटवीन लाइन पढ़ के जाना बहुत जरूरी है। देखिए पीटी के लिए एक्सटेंसिव स्टडी किया जाता है, इन बिटवीन लाइन का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस के लिए कंटेंट का इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन वर्ड का इंपॉर्टेंट हो जाता है पीटी के लिए। इसलिए थोड़ा सा आप पेशेंस रख के पढ़िए, एक बार कॉन्सेप्ट इकोनॉमी का क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा भी मैं इकोनॉमी पढ़ाऊंगा, अलग से पढ़ाऊंगा, लेकिन ये मैं पहले सोचा कि मैं लूसेंट से एक ब्रीफिंग हो जाएगा, उसके बाद मैं सोच रहा हूँ कुछ समय के बाद
मैं सेक्शन वाइज टॉपिक उठा उठा के एनसीईआरटी का पढ़ा दूँ, ताकि वहाँ पे आपका जो कि दत्ता एंड सुंदरम ही मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन वो बहुत बड़ा हो जाएगा। एनसीईआरटी में पढ़ा दूंगा तो क्या होगा आपको कि एनसीईआरटी में जो कंटेंट्स दिया हुआ है वो कंटेंट्स इस तरह का है जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है, तो वो मैं एक समय के बाद मैं उसको भी करवा दूंगा। चलिए, तो ये हो जाता है आपका द फॉर मार्क्स सोशलिज्म वाज द ट्रांजिशनल स्टेज टू कम्युनिज्म, इट नेवर डिड हैपन इन रियलिटी। मतलब कार्ल मार्क्स के लिए सोशलिज्म जो था वो ट्रांजिशनल स्टेज था कम्युनिज्म की तरफ जाने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कभी। ठीक है, द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट इकोनॉमी यूज टू क्रिटिसाइज कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स of being based on the exploitation. In response, the capitalist economy called them the practitioner of state capitalism, where the states were the sole exploitator. तो ये एक दूसरे पे दोषारोपण का बात है। डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से चीज़ें काम करती है। अगर वहाँ पे एडुकेशन नहीं है, अगर वहाँ पे मार्केट इतना मैच्योर नहीं है, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वहाँ पे सर्वाइव नहीं करेगा, वहाँ पे मुश्किल हो जाएगा चलाना स्टेट ऑफ इकोनॉमी को। तो वो एक मुश्किल क्षण है। तो डिपेंड करता है कि स्थिति कैसी थी, कहाँ पे थी, और कोई भी आइडियोलॉजी आता है तो उसका क्रिटिसिज्म भी होता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वाले जो थे वो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी को क्रिटिसाइज कर रहे थे, और जो सोशलिस्ट इकोनॉमी वाले थे वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को क्रिटिसाइज कर रहे थे। तो नेक्स्ट टाइप का तो आपको समझ में इसमें आ गया कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है, स्टेट ऑफ इकोनॉमी, स्टेट इकोनॉमी किसे बोलते हैं, ये इसमें क्लियर हो गया। उसके पहले हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कर चुके हैं, तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होते जाएगा। अब तीसरा जो टाइप है वो है मिक्स्ड इकोनॉमी, और ये सबसे बेहतरीन चीज है। जैसे मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको दोनों का दोनों चीज मिक्स्ड मिलेगा, यानी कैपिटलिस्ट और स्टेट इकोनॉमी दोनों का पार्ट आपको इसमें मिलता है। द बिलीफ इन द सेल्फ करेक्टिंग क्वालिटी ऑफ मार्केट एन इनविजिबल हैंड ऑफ आदम स्मिथ गोट अ मेजर सेटबैक ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। ठीक है, तो ये जो अभी आ गया ग्रेट डिप्रेशन वाला बात, तो ये ग्रेट डिप्रेशन यही आया था जो मैं चर्चा कर रहा था, जेम्स कीन्स ने जिसके बारे में बोला था। तो हुआ क्या कि कुछ समय के बाद जो एक्सपीरियंस था वो इनविजिबल हैंड जिसको बोला जाता था प्राइस मैकेनिज्म, वो कहीं ना कहीं फेल कर गया आदम स्मिथ के टाइम में नहीं, आदम स्मिथ का जो कॉन्सेप्ट था उसको वो फेल कर गया। वो कब फेल कर गया? अर्ली 20th सेंचुरी में फेल कर गया। अर्ली 20th सेंचुरी का मतलब हुआ कि ये 1776 में बुक पब्लिश हुआ, 1800 में ये चरम सीमा पे था, और आपको 1800 खत्म हुआ और 1900 के शुरुआत में, एक्चुअली ग्रेट डिप्रेशन जब आया था 1928-29 में आया था, 30 को उसको मान सकते हैं, 29-30 के आसपास आया था। ठीक है, अमेरिका में। तो उसमें पूरा इकोनॉमी ढह गया था। अब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था, मेच्योरिटी नहीं थी मार्केट में, और मेच्योरिटी थी भी तो चूंकि वो कम्प्लीटली मार्केट से गवर्न हो रहा था, प्राइवेट सेक्टर से गवर्न हो रहा था, तो हुआ ये कि प्राइवेट सेक्टर को फायदा चाहिए भाई। ठीक है, वो तो एक रुपया भी नुकसान होगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तो हुआ ये कि सामान का दाम अचानक बढ़ने लगा, इन्फ्लेशन अपने चरम सीमा में पहुंच गया, और उसकी वजह से लोग की परचेजिंग पावर घट गई, एम्प्लॉयमेंट घट गया। परचेजिंग पावर जब घटा तो डिमांड घट गया, डिमांड जब घटा तो प्रोडक्शन कम हो गया। जब प्रोडक्शन कम हुआ, यानी कि प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम होगा तो इंटरप्राइजेस क्या था? प्राइवेट था। तो इंटरप्राइजेस क्या किया कि अपना एम्प्लॉय को कम कर दिया, एम्प्लॉय कम कर दिया तो फर्दर डिमांड, चूंकि एम्प्लॉय का ही तो इनकम था जो डिमांड क्रिएट कर रहा था, एम्प्लॉय बोलिए पब्लिक बोलिए जो भी था, तो जो काम करता था तो उसको काम कम मिलने लगा। जब काम कम मिलने लगा तो उसकी रियल इनकम, रियल परचेजिंग पावर जो है वो कम हो गई, मतलब खरीदारी की जो क्षमता होती है वो कम हो गई। जब खरीदारी की क्षमता कम हुई तो ये फर्दर डिमांड कम हुआ, फर्दर डिमांड कम हुआ तो फर्दर क्या हो गया कि उसने जो इंटरप्राइजेस थी वो फर्दर अपना एम्प्लॉयमेंट कम की, अपना प्रोडक्शन कम कर दी। अब प्रोडक्शन कम करने सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पे इफेक्ट थोड़ी होता है, रॉ मटेरियल है, गुड्स है, सर्विसेज है, बहुत चीज़ें इन्वॉल्व है उसमें। तो वो सारी की सारी कम होने लगी, उसका डिमांड कम होने लगा। तो उससे क्या होगा कि ये एक जो विशियस साइकिल चला, मतलब एक मतलब खराब तरह का साइकिल चला, मतलब ऐसा साइकिल जो कभी ख़त्म ही नहीं होने वाला है, वो रसातल की तरफ ले जाने वाला साइकिल था। तो ये अचानक से ग्रेट डिप्रेशन आ गया, मतलब कुछ समय चला 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 चला, मतलब बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया और ग्रेट डिप्रेशन आ गया। तो ये कॉन्सेप्ट है, आगे हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं उसको फेल कर दिया,
ठीक है, तो वही लिखा है कि यहाँ पे सेटबैक रखा था। द इम्पैक्ट ऑफ डिप्रेशन स्प्रेड फ्रॉम यूएस, यूएस से शुरुआत हुआ था, टू अदर इकोनॉमी ऑफ वेस्टर्न यूरोप, पूरा इसको यूरोप में चला गया, स्केलेटिंग द लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट पहला टर्म, डाउनफॉल इन डिमांड दूसरा टर्म जो हम बोल चुके हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड लॉक आउट ऑफ इंडस्ट्री। देखिए जो वर्ड यूज किए हैं सारा का सारा इसमें दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि एग्जैक्टली इसी तरह से कुछ इंसिडेंट्स उस समय हुआ था। देखिए कोई भी अगर वीडियो स्किप करेंगे आप 1 सेकंड के लिए भी करेंगे तो मिस कर जाएंगे, कोई ना कोई वर्ड मिस कर जाएंगे, प्लीज स्किप मत कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो वहां पर डाउनफॉल होने की वजह से क्या हुआ था कि ये लगातार विशियस साइकिल चलते गई और ये सारा कुछ होने लगा। द प्रिवेलिंग स्मिथोनियन, ठीक है, मैक्रो आइडियाज फेल टू चेक द क्राइसिस, ठीक है। तो ये जो वहां पे उस समय जो आइडिया था स्मिथ का वो फेल कर गया। मैक्रो जो आइडिया था, जो लार्जर स्केल पे, जिसे मैक्रो इकोनॉमी पढ़ते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, तो मैक्रो व्यू जो होता है पूरे कंट्री एज ए होल, स्टेट एज ए होल के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में, और माइक्रो इकोनॉमिक्स में फैमिली लेवल पे डिस्कस करते हैं। जो सबसे लोएस्ट यूनिट ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम होता है वो क्या होता है, हाउस होल्ड होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट क्या होता है, तो लार्जेस्ट तो पूरा ग्लोब है, मतलब पूरा वर्ल्ड है, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक से गवर्न होता है, और मैक्रो इकोनॉमिक्स से होता है, और माइक्रो इकोनॉमिक ये होता है जो एक हाउस होल्ड के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं वो माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। चलिए, तो ये हुआ। उसके बाद द प्रिवेलिंग ये फेल कर गया, फेल टू चेक द क्राइसिस। अब इस जो साइकिल चल रहा था, फर्दर डिमांड कम, फर्दर अनएम्प्लॉयमेंट, फर्दर इंटरप्राइज लॉकडाउन, फर्दर आपको क्या बोलते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट, फर्दर डिमांड कम, ये लगातार जो चल रहा था इसको ये चेक नहीं कर पाया, रोक नहीं पाया। तो जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑन, इसमें कुछ लिखा हुआ है, द न्यू अप्रोच वाज नीडेड विच केम इन द फेमस वर्क, आगे आएगा, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, ये दिए थे J.M. किन्स। ये ही J.M. किन्स मैं बोल रहा था, बहुत ही फेमस, और ये एक्चुअली दुनिया को बचाने वाले, इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को बचाने वाले साइंटिस्टों में से एक हैं। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो क्या दिया, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। ये थ्योरी पूछता है, याद रखिएगा कि ये थ्योरी किसने दिया था, ये जेम्स किन की थ्योरी क्या थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। द किन्स क्वेश्चन द वेरी प्रिंसिपल ऑफ लीजर फेयर, ठीक है। किन्स ने पहला ही बताया कि भाई गवर्नमेंट दूर क्यों है इकोनॉमिक एक्टिविटी से, पहला सवाल उनका ये था। उनका ये कहना था कि गवर्नमेंट को दूर नहीं रहना चाहिए, गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो, कम इन्वॉल्व हो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि गवर्नमेंट एकदम से इन्वॉल्व नहीं हो, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा अगर होगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा या फिर डिप्रेशन की स्थिति आएगी। तो उनका ये कहना था कि लीजर फेयर जो हम लोग देखें, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब होता है इसका, ये ऐसा है ही क्यों। द नेचर ऑफ इनविजिबल हैंड, इसको भी क्वेश्चन किया कि ये क्यों, मतलब सिर्फ कि ये डिसाइड करेगा। He even opined that invisible hands bring equilibrium to the economy, but by strangulating the poor. He suggested that prices and wages not flexible enough to provide employment to all. तो उनका ये कहना था कि जो ये इनविजिबल हैंड्स हैं, जिसको प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं, वो इक्विलिब्रियम तो लाएगा, लेकिन पुअर के कॉस्ट पे, पुअर लोग, गरीब लोगों के कॉस्ट पे लाएगा। उसके बाद उनका ये भी सजेशन था, जो प्राइस और वेज है वो इतना फ्लेक्सिबल नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सके सारे लोगों को, ठीक है। तो प्राइस और वेज का जो कॉन्सेप्ट, चूंकि प्राइसेस बढ़ रही थी और वेज कम हो रहा था, तो एम्प्लॉयमेंट देना मुश्किल था, चूंकि वेज इसलिए कम हो रहा था क्योंकि डिमांड नहीं था, और प्राइसेस बढ़ रही थी तो डिमांड और कम हो रहा था। तो इस तरह का सिचुएशन था। इनका ये कहना था कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व होगी। इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उसका बेसिक फंडा ये था कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, और गवर्नमेंट इन्वॉल्व होके इस चीज को ठीक करे। और वो कैसे करे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। जब इस तरह की स्थिति आती है तो गवर्नमेंट को आना चाहिए, सिर्फ कैपिटलिस्ट मार्केट के हैंड में नहीं छोड़ना चाहिए चीजों को, वरना वो कभी भी बाहर नहीं आएगा। तो इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया वो कहा, आप सिंपल भाषा में ऐसे बोलिए कि गवर्नमेंट को इन्होंने कहा कि आप गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो। अब गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट गड्ढा खुदवाए, तो खुदवाएगी तो क्या होगा, लेबर लगेगा, और लेबर
क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा, फिर गड्ढा भरवाएगी उसी गड्ढा को, तो क्या लगेगा, फिर से लेबर लगेगा। पर्पस ये था कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे, अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट का क्रिएट करे और गवर्नमेंट प्रोवाइड करे। जब तक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं होगा तब तक वेज नहीं आएगा, लोगों की परचेजिंग पावर इंप्रूव नहीं होगी, लोगों की अगर क्रय क्षमता इंप्रूव नहीं होगी तो लोग परचेज नहीं करेंगे और डिमांड नहीं होगा, और डिमांड नहीं होगा तो जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज है वो प्राइवेट इंटरप्राइजेज प्रोडक्शन नहीं करेंगे, अपना जो कंपनी बंद करके रखे हुए हैं उसको नहीं ओपन करेंगे। लेकिन जैसे ही कंपनी ओपन करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट फर्दर बढ़ेगा। तो गवर्नमेंट को अंदर बेसिक फंडा इनका यही था कि गवर्नमेंट इसमें इस तरह से इन्वॉल्व हो। अब आगे इनका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। ही इवन opined that the invisible hands bring equilibrium to the economy, but by stimulating the poor, he suggested that the prices and wages are not flexible enough to provide employment to all. उन्होंने कहा था ये बात, ठीक है। उसके बाद आ जाइए, questioning the limitation of market mechanism, Keynes suggested strong government intervention. यही strong government intervention जिसकी मैं बात बोला, गड्ढा खोदो और गड्ढा भरो इन द इकोनॉमी टू गेट द इकोनॉमी आउट ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन से निकालने के लिए ही सजेस्टेड एन इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। क्या करेगा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज करके? डिस्क्रिशनरी फिजिकल पॉलिसी, फिजिकल डेफिसिट, लोअर इंटरेस्ट रेट, चीप मनी सप्लाई एटसेट्रा टू बूस्ट द डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज दिस वाज द रीजन बिहाइंड द डिप्रेशन। क्या बोले? फिजिकल डेफिसिट को, डिस्क्रिशनरी फिजिकल डेफिसिट लाने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को बढ़ाइए, फिजिकल डेफिसिट, लोअर इंटरेस्ट रेट, चीप मनी सप्लाई। सिंपल बात है, इन सब चीज़ों से क्या होता है कि मार्केट में पैसा बढ़ता है। पैसा बढ़ने का मतलब मार्केट में लोगों के पास पैसा जड़ता है। चीप मनी सप्लाई कीजिए, सस्ता मनी में दीजिए, मतलब छापिए नोट। उसके बाद फिजिकल डेफिसिट का जो तरीका है कंट्रोल करने का उसको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल बनाइए। उसके बाद इंटरेस्ट रेट कम कीजिए, इंटरेस्ट रेट कम कीजिएगा तो लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा ले पाएंगे। तो ये सारा चीज पर्पस ये था कि पैसा जाए मार्केट में, इकोनॉमी में पैसा जाए, इंप्लॉयमेंट जनरेट कीजिए, इकोनॉमी में पैसा आएगा, इकोनॉमी डिमांड करेगा। लोग जब डिमांड करते हैं सामान का तो अपने आप सामान का दाम बढ़ता है, और जैसे ही सामान का दाम डिमांड बढ़ेगा तो क्या होगा कि इंटरप्राइज जो बंद पड़ा हुआ है इंटरप्राइज खुलेगा, वो फर्दर इंप्लॉयमेंट जनरेट करें। तो ये सब चीजें हो गई, ये क्योंकि उनका ये मानना था कि यही सब चीज कारण है लोगों के पास इन लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना एक बड़ा कारण है डिप्रेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है, एज कीनियन पॉलिसी वेयर फॉलोड द कंसर्न इकोनॉमी वेयर सक्सेसफुली पुल्ड आउट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन। जैसे कीन का थ्योरी फॉलो किया गया तो इकोनॉमी जो है डिप्रेशन से बाहर आ गया। एज फॉलोज अप द कीनियंस एडवाइस, मेनी ट्रेंड सेटिंग इकोनॉमिक पॉलिसी वेयर इनिशिएटेड थ्रू आउट द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। वन वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव विच केम आउट वाज द गवर्नमेंट्स एक्टिव रोल इन इकोनॉमी। अब गवर्नमेंट एक्टिव रोल इकोनॉमी में होने लगा कि गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट इसको सुपरवाइज करे, गवर्नमेंट बेशक रन नहीं करे लेकिन इसको सुपरवाइज करे। तो अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बुक है, याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आता है। तो कॉन्सेप्ट की बात हम लोग कर रहे थे, अभी थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या क्या बुक है। तो वेल्थ ऑफ नेशन, आदम स्मिथ जानते हैं, ठीक है ना। मनी इल्यूजन, इरविन फिशर, इनका लिखा हुआ है। कैपिटलिस्ट, कैपिटल एंड ग्रोथ, एसआर हिक्स का लिखा हुआ है। जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये जेएम कीन्स का लिखा हुआ है। तो ये बुक का नाम, 4 बुक का नाम पक्का याद रखिएगा। और इधर भी कुछ बुक है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा और याद नहीं रखना है। देखिए इकोनॉमिक्स में याद रखने की चीज़ें बहुत कम होती है, जो डाटा होता है वो रहता है, लेकिन जैसे ही आप कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं वो डाटा भी अपने आप याद हो जाता है। इसलिए याद रखने वाला ऐसा इकोनॉमी में कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, एम विश्वेश्वरैया है जो पटना में विश्वेश्वरैया भवन है, तो प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया जो है उनका लिखा हुआ है। उसके बाद द वैल्यू एंड कैपिटल जो है जेआर हिक्स का लिखा हुआ है। द कैनॉन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, याद रखिएगा कैनॉन थ्योरी ऑफ कंज्यूमर सरप्लस मार्शल का लिखा हुआ है, मार्शल की फेमस बुक है। और क्या बोलते हैं कि इनकी थ्योरी भी है जो हम लोग पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। चलिए उसके बाद बिग पुश थ्योरी जो है आर रोडोन की है, ठीक है। उसके बाद दत्ता एंड सुंदरम की जो बुक है जो हम लोग पढ़ते हैं, तो वो चीज़ें हैं इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड के बारे में है, लेकिन हम लोग इंडियन इकोनॉमी के नाम से उसको पढ़ते हैं। चलिए, द इसेंशियल गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वर टिल डेट बीइंग परचेज्ड बाय द पीपुल्स प्राइवेट गुड्स वेयर सून मेड अवेलेबल बाय द स्टेट फ्री ऑफ कॉस्ट, गिविंग पीपुल मोर स्पेयर मनी टू क्रिएट डिमांड फॉर द गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच वर पार्ट ऑफ द मार्केट।
तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो प्राइवेट गुड्स की तरह खरीदते थे। प्राइवेट गुड्स का मतलब ऐसा होगा कि प्राइवेट कंपनी बना रही है, उसको खरीद रहे हैं। अब सरकार खुद खरीद के और लोगों को बांटने लगी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो पैसा लोगों का बचने लगा, लोगों के पास पैसा जाने लगा और लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ गया। तो ये चीज़ हुआ, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज यूर पार्ट ऑफ द मार्केट। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी अराइव्ड इन द वे द क्लासिकल कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स वाज चैलेंज बाई इट, ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को चैलेंज इसने किया, कौन सा? मिक्स्ड इकोनॉमी ने। ऑन द बेसिस ऑफ मार्जिन्स ऑफ डेवलपमेंट गिवन एबव, it is interesting to note that the development in the state economies of time, it was Professor Oskar Lanz, the Polish philosopher, पोलैंड के थे, who in 1950s suggested the same thing for the socialist economy as the Keynes had for capitalist economy, ठीक है। तो इन्होंने जो प्रोफेसर लैंज जो थे, ओस्कर लैंज जो थे, इन्होंने सजेस्ट किया था 50s के आसपास सोशलिस्ट इकोनॉमी के लिए, जो कीन्स ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के लिए। अब कीन्स का जो थ्योरी है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सजेस्ट कर रहा है कि भाई आप लोग ऐसे कीजिए, और इसी के बेसिस पे लैंज ने सोशलिस्ट इकोनॉमी को सजेस्ट किया कि आप सिर्फ स्टेट नहीं इन्वॉल्व हो, कुछ ना कुछ कैपिटलिस्ट भी सिस्टम आए। तो एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ कैपिटलिस्ट को भी ले जाना था और सोशलिस्ट सिस्टम को भी मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ ले जाने का ये पहल था। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में सोशलिस्ट कॉन्सेप्ट या सोशलिस्ट इनपुट या सोशलिस्ट विजन लाने का, या ऐसा बोली कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट की बात किसने कही थी? तो जेम्स कीन्स ने की थी आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन। और सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैपिटलिस्ट की बात या कैपिटलिस्ट की तरह काम करने का बात, थोड़ा सा इन्वॉल्व करने के बाद मार्केट मैकेनिज्म को थोड़ा सा इन्वॉल्व करने की बात किसने कही थी? तो ओस्कर लैंज साहब ने कही थी, प्रोफेसर जो पोलिश के थे, पोलैंड के थे, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो प्रोफेसर लैंज praised the state economy for the many of its good things, but also suggested inclusion of some of the good thing of the capitalist economy। इन्होंने बताया कि भाई सोशलिस्ट इकोनॉमी बेहतरीन है, लेकिन कुछ चीज़ें कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी है जो उसमें आना चाहिए। तो ये ओवरऑल था दोनों का, कैपिटलिस्ट से सोशलिस्ट को अपडेट करना यानी कि मिक्स की तरफ जाना, और सोशलिस्ट से कैपिटलिस्ट को ऐड करना यानी कि फिर से मिक्स की तरफ जाना, दोनों का। ही एडवाइज द स्टेट इकोनॉमिक्स टू एडॉप्ट मार्केट सोशलिज्म। मार्केट सोशलिज्म, ये मार्केट सोशलिज्म टर्म यूज किया गया, ये इन्हीं के द्वारा, ओस्कर लैंज के द्वारा ही यूज किया गया। ये ओस्कर लैंज का नाम यहाँ है, ठीक है। तो ये ओस्कर लैंज के द्वारा ये टर्म यूज किया गया। कौन सा टर्म? मार्केट सोशलिज्म, ठीक है। यानी कि सोशलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट मैकेनिज्म को भी सॉरी इन्वॉल्व किया जाए। ही सजेस्टेड वे ही सजेशंस वेयर आउटराइटली रिजेक्टेड बाय द स्टेट इकोनॉमीज एज सच compromises in the socialist economy order were blasphemous at the time. This was ultimately a suggestion towards democracy from dictatorship. एक्चुअली तो यही था ना कि उस समय तो डिक्टेटरशिप, जो भी सोशलिस्ट इकोनॉमी थी, इनफैक्ट चाइना तो अभी भी डिक्टेटरशिप में है, रशिया भी ऑलमोस्ट डिक्टेटरशिप ही कहेंगे, लेकिन ठीक है। तो डिक्टेटरशिप को जैसे ही वो उसका कंट्रोल कम होगा, इकोनॉमिक सिस्टम पे कंट्रोल कम होगा, तो वो तो डेमोक्रेसी की तरफ जाने लगेगा ना। तो डेमोक्रेसी से डिक्टेटरशिप की तरफ जाने का कॉन्सेप्ट जो था, सॉरी, डिक्टेटरशिप से डेमोक्रेसी की तरफ जो जाने का कॉन्सेप्ट था, जिसको रिजेक्ट किया सोशलिस्ट इकोनॉमी ने, वो कॉन्सेप्ट, हम पॉलिटिकल बात नहीं कर रहे हैं, हम इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो ऑस्कर लैंज ने दिया था, और टर्म उन्होंने यूज किया था मार्केट सोशलिज्म। पूछता है ये टर्म, याद रखिएगा। उसके बाद आता है as Keynes has suggested that the capitalist economy should move few steps towards socialist economy, Professor Lanz were suggesting just the same in the case of state economy। जैसे बोले थे कीन्स साहब कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को कुछ कदम चलना चाहिए सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ, उसी तरह से उन्होंने सजेस्ट किया था प्रोफेसर लैंज ने कि सोशलिस्ट इकोनॉमी को कुछ कदम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ चलना चाहिए। डेमोक्रेसीज आर फ्लेक्सिबल, दस दे वेयर able to go for an experiment with paid them in coming times। तो डेमोक्रेसी में जो जहाँ जहाँ था वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही थी, जहाँ जहाँ डिक्टेटरशिप था वहाँ पे ये फिजिबल नहीं हो पा रहा था। उसके बाद आता है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये टर्म जो है ना, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट, ये पहले समझ लीजिए। अ टर्म कमिंग फ्रॉम द लाइफ साइंस, ग्रोथ इन द इकोनॉमिक्स मीन्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है।
मतलब जो लाइफ साइंस में होता है उसको ग्रोथ बोलते हैं, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ टर्म यूज करना जरूरी है क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक की भाषा में इसकी बात कर रहे हैं। एंड इंक्रीज इन इकोनॉमिक वेरिएबल्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इज इकोनॉमिक ग्रोथ। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ग्रोथ इज इट्स क्वांटिफिएबिलिटी that one can be measured in its absolute term। तो क्या है कि ग्रोथ को जो है क्वांटिफाइबल है, मतलब उसकी गणना की जा सकती है, उसको मेजर किया जा सकता है क्या हुआ इस तरह से, ठीक है, कितना हुआ इस तरह से। एज द IMF एंड द वर्ल्ड बैंक कंसिडर दिस यार्ड स्टिक ऑफ डेवलपमेंट एज कोटेड इन जनरल जेराल्ड एमियर एंड जेम्स ईरोज लीडिंग इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस दिल्ली। ये चीज़ है। उसके बाद देखिए इसमें क्या है आगे, उसके बाद आता ऑल द यूनिट ऑफ मेजरमेंट बाय द अप्लाई टू शो इट डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमिक वेरिएबल्स where the growth is being studied. We have few example. An economy might have been able to see growth in food production during the decade which could be measured in tons। हो सकता है किसी इकोनॉमी में फूड का जो प्रोडक्शन है, खाद्यान्न का जो उत्पादन है वो बढ़े, और किसी डिकेड की बात करें, दशक की बात करें, तो उसमें वो बढ़ जाए। द ग्रोथ ऑफ रोड नेटवर्क इन द इकोनॉमी माइट बी मेजर्ड फॉर डिकेड और एनी पीरियड इन माइल्स। और फूड का भी ग्रोथ हम लोग नाप सकते हैं, रोड का नेटवर्क का जो ग्रोथ हो रहा है उसका भी नाप सकते हैं। सिमिलरली द वैल्यू ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ एन इकोनॉमी माइट बी मेजर इन करेंसी टर्म विच मेजर द इकोनॉमी इन ग्रोइंग। ठीक है, जीडीपी जो हम लोग नापते हैं, ठीक है। उसके बाद पर कैपिटा भी आप नाप सकते हैं। पर कैपिटा इनकम ऑफ एन इकोनॉमी मे बी मेजर्ड might be measured in monetary terms over the period। ठीक है, we may say that economic growth is a quantitative progress। ठीक है, तो मेजर कर सकते हैं, इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो क्वांटिटेटिव प्रोग्रेस है। क्योंकि रोड का नेटवर्क बढ़ रहा है तो उसको आप कह सकते हैं कि इतना 1000 किलोमीटर से बढ़ गया, फूड का प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इतना लाख टन से बढ़ गया, ऐसा बोल सकते हैं। To calculate the growth rate of economic variable, the difference between the concerned period to each converted into the percentage फॉर्म के टर्म में हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं। तो ग्रोथ रेट ऑफ एनुअल कॉन्सेप्ट है, हम एनम पे ही जनरली लेते हैं ग्रोथ रेट। आप देख सकते हैं क्वार्टरली देख सकते हैं, आप मंथली भी देख सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली जो कैलकुलेशन होता है, ब्रॉडर कैलकुलेशन होता है, एनुअल कैलकुलेशन होता है, विच में बी यूज्ड अदरवाइज विद द क्लियर रेफरेंस टू द पीरियड फॉर विच इट इज यूज्ड। एनुअल कॉन्सेप्ट लिया जाता है, लेकिन आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको किसी पार्टिकुलर ग्रोथ पीरियड का टाइम पार्टिकुलर टाइम पीरियड का ग्रोथ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाता है। देखिए होता क्या है, जैसे कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि जो हमारा जैसे लिटरेसी है तो कहते हैं कि एज पर 2011 के सेंसस के हिसाब से लिटरेसी ये रेट था, लेकिन 2015 में जो सैंपल सर्वे हुआ था नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, उसमें लिटरेसी रेट ये था, तो उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड का वो हो गया। ठीक है, लेकिन एनुअली हम लोग लेते हैं। ठीक है, तो दो ग्रोथ इज ए वैल्यू न्यूट्रल टर्म। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं होता है, डेट इज माइट बी पॉजिटिव और निगेटिव, कुछ भी हो सकता है। फॉर ए पीरियड वी जनरली यूज इट इन द पॉजिटिव सेंस। If economics says that the economy is growing, it means that economy is having a positive growth, otherwise use term negative growth। देखिए जैसे ही हम लोग ग्रोथ का बात करते हैं, इकोनॉमी इज ग्रोइंग, ये इकोनॉमी ग्रोथ 9% है, 8% है, 5% है, जो भी है ये पॉजिटिव टर्म में लेते हैं। जैसे ही इसमें निगेटिव वर्जन आता है हम लोग इसमें निगेटिव टर्म यूज कर लेते हैं, ये बात ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आता है, एक्चुअली ये सब बेसिक चीजें हैं जो समझने की चीजें हैं, नहीं तो हो जाता है जब हम लोग डाटा एनालिसिस करते हैं इकोनॉमिक्स का तो उसमें क्या होता है कि गलतियां होती हैं, हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अभी आ जाइए डेवलपमेंट के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ वाज कंसिडर्ड एज द काउज एंड इफेक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ्स ऑफ पीपल। दिस वाज रीजन व्हाई इकोनॉमिस्ट स्टिल टिल 1950s फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, दो दे न्यू द डिफरेंस between these terms। क्या कह रहा है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ वाज कंसिडर्ड ए काउज एंड इफेक्ट फॉर द बेटरमेंट ऑफ लाइफ्स ऑफ पीपल। दिस वाज, मतलब ऐसा माना जाता था, काउज एंड इफेक्ट होता है इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है, और इसी की वजह से ये डिस्टिंग्विश करना थोड़ा सा मुश्किल था। इट वाज ड्यूरिंग द 1960s with and in the later decade that economics came across many countries where the growth was comparatively higher but the quality of life was comparatively low।
जब ग्रोथ हायर है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ लो कैसे है? क्वालिटी ऑफ लाइफ तो हायर हो जाना चाहिए। हमारा फूड का प्रोडक्शन हो रहा है, हमारा नेटवर्क रोड का बढ़ रहा है, हमारे बिजली का सप्लाई बढ़ रहा है, हमारा एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, एवरीथिंग इंक्रीज कर रहा है, तो लाइफ का जो क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट कैसे किया, कैसे कम हो गया, कंपैरेटिवली कम कैसे हो गया उसके रिस्पेक्ट में। तो फॉर इकोनॉमिस्ट, डेवलपमेंट इंडिकेट्स द क्वालिटी ऑफ life in the economy which might be seen in the accordance with the availability of so many variables। ठीक है, फॉर इकोनॉमिस्ट डेवलपमेंट इंडिकेट द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन इकोनॉमी। लाइफ के क्वालिटी को इंडिकेट करता है। क्या करता है? तो डेवलपमेंट करता है। ग्रोथ सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिव देता है, आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, लेकिन ये लाइफ के क्वालिटी को बताने वाला क्या चीज़ है? तो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, विच माइट बी सीन इन द अकॉर्डेंस विद द अवेलेबिलिटी ऑफ सो मैनी वेरिएबल्स। वो कौन सा होता है? लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, एक्सपेंशन ऑफ एंड द रीच ऑफ हेल्थ केयर फैसिलिटीज, हॉस्पिटल, मेडिसिन, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन, सैनिटाइजेशन एक्सेट्रा, लेवल ऑफ एजुकेशन एमंग द पीपल। ये सारा लाइफ का जो क्वालिटेटिव जो पार्ट है वो क्वांटिफिएबल है। क्वालिटी वहां पे काउंट नहीं होता है, यहाँ पे क्वालिटी काउंट होता है डेवलपमेंट में। आप ऐसे एक भाषा में समझ लीजिए। अदर वेरिएबल्स ऑन विच क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड्स। Here, one basic thing must be kept in mind that if the masses are to be granted with the basic minimum level of quality enhanced input above given variables such as food, health, education, etc. in their life, a minimum level of income has to be granted। अगर आप, एक बात ध्यान रखने की चीज़ है कि अगर आप ये इंश्योर करना चाहते हैं कि एक मिनिमम लेवल ऑफ क्वालिटी प्रोवाइड करें अपने लोगों को, अपने पॉपुलेशन को, तो आपको एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम गारंटी करना पड़ेगा। चूंकि ये सारे वेरिएबल्स को इंश्योर करने के लिए, हेल्थ हो गया, फूड हो गया, और बाकी जो फैसिलिटीज है, एजुकेशन हो गया, ये सारी चीज़ों को प्रोवाइड करने के लिए मिनिमम ग्रांटेड इनकम होना चाहिए। द इनकम इज जनरेटेड फ्रॉम प्रोडक्टिव एक्टिविटीज। दिस इट मीन्स दैट बिफोर सजेस्टिंग द डेवलपमेंट वी नीड टू इंश्योर ग्रोथ। तो डेवलपमेंट को सजेस्ट करने के लिए, चूंकि ये प्रोडक्टिव मीन से सारा कुछ आता है, ठीक है, इनकम, तो इनकम प्रोडक्टिव मीन से कैसे आएगा? कि वहां पे ग्रोथ होगा। तो पहले डेवलपमेंट से पहले हमें ग्रोथ की बात करनी होती है। अब देखिए, हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिक्वायर्स हायर इकोनॉमिक ग्रोथ, बट इट डजंट मीन दैट अ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑटोमेटिकली ब्रिंग टू हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अ कंफ्यूजन दैट द अर्ली इकोनॉमिस्ट फेल टू क्लियर। तो हाई डेवलपमेंट चाहिए, अगर इकोनॉमी में डेवलपमेंट चाहिए, विकास चाहिए, तो आपको ग्रोथ करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर विकास आपका ग्रोथ हो रहा है तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि विकास होगा ही होगा। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे हम लोग वीडियो को एंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।